अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है कि कंसिडरिंग दैट द इंटेंसिटी ऑफ अ क्वाइट रूम इज़ 1/10 रेज़ टू पावर -11 वाट्स पर स्क्वायर मीटर and the intensity of busy street traffic is 1/10 raised to power -5 watts per meter square. Can you determine the difference in sound levels in decibels between these two environments using logarithmic calculations? तो ये कहता है कि अगर आपके पास ना किसी भी क्वाइट रूम की जो इंटेंसिटी है वो इतनी हो और किसी बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक की इंटेंसिटी अगर ये दी हो, तो आप ये बताएं कि इन दोनों इंटेंसिटी की जो साउंड इंटेंसिटी है, इन दोनों का जो साउंड लेवल इंटेंसिटी जो भी है वो डिसाइबल्स में कितना बनेगा, मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, एक क्वाइट रूम का और एक बिजी स्ट्रीट जो है वो ट्रैफिक का, कितना जो है वो इनका साउंड लेवल होगा ना, इंटेंसिटी साउंड लेवल होगा। तो देखें इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी फाइंड करने का हमारे पास एक फार्मूला होता है। चलो इसका सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखें मैंने एक फार्मूला लिखा है, ये आपके पास किसी भी जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट का जो है वो साउंड इंटेंसिटी फाइंड करने का ये फार्मूला आपके पास कि ये एल जो है वो प्रेजेंट कर रहा है जिस भी इन्वायरमेंट का आप साउंड इंटेंसिटी लेवल जो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग एल ओवर एल नॉट। एल क्या होगा इंटेंसिटी ऑफ जिस इन्वायरमेंट की आप बात करें, ठीक है, जिस इन्वायरमेंट का आप साउंड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो उस इन्वायरमेंट का आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, नोमिनेटर में इसका इंटेंसिटी आएगी कि उसकी इंटेंसिटी क्या है उस इन्वायरमेंट की इंटेंसिटी, और डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी। और ये रेफरेंस इंटेंसिटी जो हमारे पास एक कांस्टेंट इसकी वैल्यू होती है, ये आपने इसकी वैल्यू याद रखनी है, जो कि देखें एल नॉट जो है वो रेफरेंस इंटेंसिटी को प्रेजेंट कर रहा है, और ये इसकी वैल्यू हमेशा यूनिक वैल्यू होती है, और ये होती है 1/10 रेज़ टू पावर -12 होती है, ठीक है। तो ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहती है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना यहाँ पर एल जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंस इन साउंड लेवल, और ये डिसाइबल्स में है, ठीक है, डिफरेंस इन साउंड लेवल्स ये हमने कैलकुलेट करना है इसमें डिफरेंस, ठीक है। और L1 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ क्वाइट स्ट्रीट ट्रैफिक है, या क्वाइट चले आप क्वाइट स्ट्रीट ट्रैफिक कहते हैं। दूसरा ये कि L2 जो है वो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक है, या इसको आप क्वाइट रूम कहते हैं ना, एक ही बात है। अच्छा, L0 जो है वो क्या है, रेफरेंस इंटेंसिटी, इसकी ये वैल्यू फिक्स होती है, लेकिन L1 और L2 ये दोनों आपको वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन के अंदर ना, जैसे कि उसने कहा जब कहा था कि आपके पास जो है वो क्वाइट रूम की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है 1/10 रेज़ टू पावर -11, जबकि बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक की जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, अच्छा इसको आप क्वाइट रूम कहते हैं, क्वाइट रूम कहते हैं, ठीक है, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट कि इंटेंसिटी ऑफ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक जो उसको I2 के साथ प्रेजेंट किया और उसकी वैल्यू आपके पास है 1/10 रेज़ टू पावर -5 वाट्स पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमने L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू जो गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर लिख ली है। और L0 क्या है, रेफरेंस इंटेंसिटी है, और ये आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट होती है और इसकी वैल्यू होती है 1/10 रेज़ टू पावर -12 होती है, ठीक हो गया। अब हमने क्या काम करना है, पहले हम इसमें L1 मतलब इंटेंसिटी साउंड इंटेंसिटी ऑफ क्वाइट रूम पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर साउंड इंटेंसिटी हम कैलकुलेट करेंगे बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक की, और उसके बाद हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, तो आपके पास इसका डिफरेंस आ जाएगा डिसाइबल्स के अंदर। अच्छा, आप देखते हैं ज़रा इसको हम पहले ये काम कर लेते हैं कि पहले साउंड इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर लें क्वाइट रूम का, तो आप पहले लिख लें साउंड इंटेंसिटी फॉर क्वाइट रूम, ठीक है। क्वाइट रूम की जो साउंड इंटेंसिटी होगी, साउंड इंटेंसिटी का फार्मूला ये वाला है ना, इस फार्मूले को यूज़ करें। तो इस फार्मूले में चलो इसको आप L1 लेट कर लें, साउंड इंटेंसिटी फॉर क्वाइट रूम जो है वो L1 आप लेट कर लें ना कि ये L1 है। इसके लिए क्या होगा यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग L की जगह आप आ जाएगा यहाँ पर, चूँकि आप इंटेंसिटी ऑफ क्वाइट रूम कैलकुलेट करें तो ये L1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय L0 जो होगा वो रेफरेंस इंटेंसिटी ना, L0 आ जाएगा। अब देखें ये फार्मूला किस तरह बन जाएगा, इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें
तो ये log L1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -11 है। तो इसी जगह हम अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा L1 की वैल्यू आपके पास 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -11 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -12 L नॉट की वैल्यू। अब इसको सिम्प्लीफाई करें तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग ये कितना आ जाएगा 1 से डिवाइड होगा 1 ही बचेगा। और 10 की पावर देखें आप एक तरफ इकट्ठी करेंगे तो 10 की पावर कितनी बन जाएगी, ये -12 ऊपर आकर के -11 +12 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई लॉग 10 पावर 1 रह जाएगा। ठीक है, -11 +12 तो ये बन जाएगा +1 10 लॉग 10 आ गया। अब देखें तो log 10 की आपके पास क्या वैल्यू होती है, 1 होती है ना वैल्यू। तो ये 10 1 से मल्टीप्लाई करके 10 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास L1 जो है साउंड इंटेंसिटी फॉर क्वाइट रूम कितनी आ रही है, 10 डिसाइबल्स आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं जी कि साउंड इंटेंसिटी फॉर बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक। तो बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक को अगर हम उसकी साउंड इंटेंसिटी को अगर हम L2 के साथ प्रेजेंट करें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग। अब देखें साउंड इंटेंसिटी सॉरी इंटेंसिटी ऑफ बिजी स्ट्रीट ट्रैफिक जो है वो आपको क्या बने, और ये L2 की इक्वल है तो हम इसको L2 डिवाइडेड बाय L नॉट कह सकते हैं। अब देखें L2 वैल्यू आपके पास मौजूद है इधर और L नॉट की वैल्यू आपके पास आपको वैसे पता होती है। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12 तो ये बन जाएगा आपके पास 10 लॉग L2 की वैल्यू कितनी है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5 एंड डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय इसकी वैल्यू कितनी है L नॉट की, 1 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -12। अगर आप इस क्वेश्चन को आपस में सिम्प्लीफाई करें तो ये बन जाएगा देखें 10 लॉग 1 तो डिवाइड होकर 1 ही आ जाएगा ना। देखें इसकी पावर तो आप इकट्ठी करेंगे 10 की, तो ये 10 की पावर में -5 ये -12 ऊपर आकर के +12 होगा ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग 10 की पावर -5 +7 करेंगे +12 करेंगे तो आपके पास 7 बाकी बचेगा। अब देखें लॉगरिथम की अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय देखें ये लॉग की पावर में ना लॉग इस नंबर का लिया जा रहा है तो इसकी पावर है जिस नंबर का लॉग लिया जा रहा है, तो ये पावर जो है वो शुरू में शिफ्ट हो जाएगी 7 लॉग 10 बन जाएगा। अब ये लॉग 10 जो होता है ये आपके पास 1 इक्वल होता है तो ये 10 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आ जाएगा लेकिन ये साथ में इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ये तीन नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 70 की इक्वल। तो 70 डिसाइबल्स आपके पास बन गया L2 मतलब साउंड इंटेंसिटी फॉर बिजी स्ट्रीट लाइफ जो वो कितनी है 70 डिसाइबल्स आ गया। ठीक हो गया। अब चूंकि आपने यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट करना था, डिफरेंस एंड साउंड लेवल्स, इन दोनों साउंड लेवल्स में डिफरेंस कितना आ रहा है। तो डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए देखें L आपने लिखा था ऊपर प्रेजेंट करा था, L किसको प्रेजेंट करा था, L प्रेजेंट करा था यहाँ पर डिफरेंस इन साउंड लेवल्स डिसाइबल्स के दोनों का जो दोनों एनवायरनमेंट्स के जो डिफरेंसेस हैं वो क्या बनेंगे, दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा। तो ये आप सिंपल L2 में से L1 को माइनस कर लें। L2 कितना है 70 डिसाइबल्स है और L1 कितने हैं 10 डिसाइबल्स है। तो माइनस करने से आपके पास कितना आ जाएगा 60 रह जाएगा ना, 60 डिसाइबल्स। तो L आपके पास आ गया 60 डिसाइबल्स। अब देखें आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि चलो अंदर ही छोटा सा मैं लिख लेता हूँ। सो द बिजी स्ट्रीट लाइफ so busy street traffic, so the busy street traffic is 60 decibels lower than the quiet room.
ठीक है, तो ये आपने बस कैलकुलेट करना था कि कितना डिसाइबल्स इनमें डिफरेंस होगा, इन दोनों इन्वायरमेंट्स का आपस में कितना डिफरेंस बनेगा। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया, सो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कंसिडरिंग दैट prolonged exposure to sounds above 85 decibels can cause hearing damage or loss, and considering that a gunshot from a .22 rimfire rifle has an intensity of about I equals to 2.5 multiplied by 10 raised to power 13. Should you follow the rules and wear ear protection when practicing at the rifle range? ये इस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके अगर जो है ना वो साउंड लेवल जो है अगर 85 डिसाइबल से क्रॉस कर गया तो फिर क्या होगा, उसमें हियरिंग डैमेज जो है या लॉस का ख़तरा है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम इस राइफ़ल से जिसकी इंटेंसिटी इतनी इंटेंसिटी है कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 13 अगर उसकी इंटेंसिटी हो, तो अगर इससे हम उसका इस राइफ़ल का फायर करें तो क्या हमें जो है वो रूल्स को फॉलो करते हुए ईयर प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कि ज़रा सी बात है, अगर ये 85 डिसाइबल से इंक्रीज़ करेगा अगर इसकी जो साउंड इंटेंसिटी है, तो फिर लाजी बात है हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें जो है वो ईयर प्रोटेक्शन जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इससे कम साउंड इंटेंसिटी आई तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ईयर प्रोटेक्शन की। ठीक है, तो हम चलें इसको चेक कर लेते हैं कि इस इन्वायरमेंट का अगर हम इस राइफ़ल से अगर फायर करें तो उसकी जो साउंड इंटेंसिटी है वो कितनी बनेगी। अगर वो 85 से ग्रेटर आ गई ना, इंक्रीज़ कर गई, तो फिर हमें लाजमी क्या काम करना पड़ेगा कि ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हमें ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम देखेंगे कि इसकी साउंड इंटेंसिटी आती कितनी है। ठीक है, तो हम चलिए पहले ये देख लेते हैं कि इसकी साउंड इंटेंसिटी कितनी बनती है। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसमें हमने देख लिया कि साउंड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, L इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाई लॉग आई ओवर आई नॉट, उस इन्वायरमेंट का की इंटेंसिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस इंटेंसिटी कि जिसका आप क्या काम कर रहे हैं, साउंड लेवल चेक कर रहे हैं। ठीक है, कि साउंड इंटेंसिटी लेवल चेक कर रहे हैं कि उसकी साउंड इंटेंसिटी लेवल कितना है। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूले को हम यूज़ करके तो इसका साउंड लेवल इंटेंसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे कि वो कितना है। तो अभी देखें इसमें हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो है वो उसमें इंटेंसिटी ऑफ राइफ़ल जो राइफ़ल वो यूज़ कर रहा है उस राइफ़ल का जो है वो इंटेंसिटी गिवन दी गई है, वो कितनी इंटेंसिटी है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 13 आ रहा है। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास जो आई नॉट होता है वो रेफरेंस इंटेंसिटी होती है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमेशा फिक्स होती है। ठीक है, ये जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -12 वाट्स पर मीटर स्क्वायर ही यूज़ किया। अब यहाँ पे भी हम क्या काम कर रहे हैं, सेम वही का वैल्यू जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो लिहाजा देखें अगर हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज़ प्लग करें तो क्या होगा, L इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग आई ओवर आई नॉट। आई आपके पास क्या है, उस राइफ़ल की इंटेंसिटी है जो कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 13 है। तो हमने ये काम कर लिया कि 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 13 ये आई की जगह पुट कर ली वैल्यू, और आई नॉट ये रेफरेंस इंटेंसिटी होती है और वो आपने इसकी जगह आई नॉट की जगह वैल्यू पुट कर ली। अब नेक्स्ट देखें, अगर हम इसको सॉल्व देखें 25 ओवर 1 करेंगे 2.5 ओवर 1 करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2.5 ही। नेक्स्ट 10 की जो पावर्स हैं उनको जब आप कंबाइन करेंगे एक जगह लेके आएंगे तो ये अगर नीचे वाले पावर्स को आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो देखिए नीचे वाली पावर -7 आ रही है, तो ऊपर जा करके 13 + 12 हो जाएगा। तो 13 + 12 करने से आपको मिल जाएगा 25। ठीक हो गया। अब देखें 10 मल्टीप्लाई बाय, देखें इसमें हमने देखा कि दो नंबर्स हैं, लॉग जिन दो नंबर्स का अप्लाई हो रहे हैं उन दोनों के दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन आ रही है। जब मल्टीप्लिकेशन है तो हम इन दोनों नंबर्स का लॉग अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट इनके लॉग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में जा कर के हम ये भी काम कर सकते हैं कि जो पावर होती है किसी लॉग की उसको हम शुरू में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये 25 आ जाएगा और साथ में लॉग 10 आएगा। अब लॉग 10 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये लॉग 10 की वैल्यू 1 क्यों होती है, क्योंकि देखें लॉग
10। अब जिस भी लॉग के इधर बेस में कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो ये अंडरस्टूड होता है कि इसकी बेस कितनी है, 10 है। और हमने ये रूल पढ़ा हुआ है लोगरिथम में कि जिस नंबर का लॉग आप ले रहे हैं वही अगर इसकी बेस भी आ जाए तो फिर ये 1 इक्वल होता है। तो लिहाजा ये लॉग 10 है और इसकी बेस भी 10 है, तो लिहाजा इस लिहाज से ये भी चीज़ इक्वल टू 1 होगी। तो लॉग 10 इससे हमारे पास 1 आता है। तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई करवाने से 25 ही बनेगा। अब इस 25 को अगर आप इस नंबर में ऐड करेंगे तो ये 25.3979 बन जाएगा। देखिए इसे मैंने इसका लॉग कैलकुलेट कर लिया ना कि लॉग 2.5 आपने कैलकुलेट करना है। तो देखा जाए तो लॉग 2.5 होता है कितना है, कैलकुलेटर कर लेते हैं। लॉग 2.5 आपके पास बनेगा 0.3979। तो ये मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू लॉग 2.5 की लिख ली है। नेक्स्ट लॉग इसके मैंने ये वाला रूल यूज़ करके पावर वाला यूज़ करके पावर शुरू में आगे 25 लॉग 10 1 बन गया। अब ये 25 और ये चीज़ इसमें ऐड होकर के 25.3979 बन जाएगा। अब ये जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा 253.979 बन जाएगा। अब अगर देखा जाए तो ये इसको अगर हम राउंड ऑफ करें ऑल डिजिट पे तो ये 9 है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो लिहाजा प्रीवियस डिजिट जो होगा वो एक डिजिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एल आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 254 डिसाइबल्स। इसका मतलब ये हुआ कि उस राइफ़ल की जो साउंड लेवल इंटेंसिटी है वो कितनी है, 254 डिसाइबल्स है। जबकि हमने ये स्टेटमेंट में उसने कहा था अगर ये 85 तक जो है वो आप क्या कर सकते हैं, ईयर्स जो है वो बर्दाश्त कर सकते हैं साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। अगर 85 डिसाइबल से ज़्यादा हुआ तो फिर आपको ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। और ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर कितना वैल्यू आ रही है, 254 है, जो कि 85 से बहुत बड़ा नंबर है। तो 85 से बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसलिए हमें ये जो है इस राइफ़ल से फायर करने के लिए, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी इतनी बन रही है, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी इतनी बन रही है तो हम लिहाजा उसमें ईयर प्रोटेक्शन ज़रूर यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ ईयर लॉस का चांस है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या काम लिखा, ये लिखी हमने स्टेटमेंट कि दिस इज़ फॉर बियॉन्ड द सेफ लिमिट ऑफ 85। सेफ लिमिट कितनी है, 85 की लिमिट है, 85 डिसाइबल्स की है। कि हमें स्टेटमेंट ये कहा गया कि 85 डिसाइबल्स तक ईयर्स जो है वो क्या कर सकते हैं, साउंड इंटेंसिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर 85 से इंक्रीज़ हुआ तो फिर आपको लाजमी क्या काम करना पड़ेगा, ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। तो लाजमी यहाँ पर तो देखें ना 254 आ रहा है जो 85 के कई गुना ज़्यादा है। तो ज़ाहिर बात है मैंने यहाँ पर लिखा कि सो यू शुड डेफिनेटली वियर ईयर प्रोटेक्शन व्हेन प्रैक्टिसिंग एट द राइफ़ल रेंज, कि जब आप इस राइफ़ल रेंज से मतलब राइफ़ल रेंज पे जा कर के आप अगर प्रैक्टिस करेंगे गन शॉट की तो आपने क्या काम करना है, लाजमी ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करनी है, अदरवाइज़ ईयर डैमेज का चांस होगा, ठीक है। तो लिहाजा हमने यहाँ पर इसकी ये वाली जो है ना वो फाइंड आउट करना था कि साउंड इंटेंसिटी कितनी है उस राइफ़ल की, वो कैलकुलेट की। उसके बाद हमने ये जो है वो स्टेटमेंट इसको दे दी कि इसका आंसर कि इसको क्या जो है ना वो ईयर प्रोटेक्शन यूज़ करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लाजिम बात है यूज़ करनी पड़ेगी ईयर प्रोटेक्शन, ठीक हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा आकर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है जी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहते हैं द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल लॉन्च फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट इज़ गिवन बाय द इक्वेशन h = 5000 - e raised to the power 0.2 into t, where h is the height in meters and t is the time in seconds। अच्छा, अब देखें इसमें कहते हैं क्या एक हम प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या कहते हैं लॉन्च करते हैं कहाँ से, एयरक्राफ्ट की मदद से ना। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी कि उसको लॉन्च करने का जो है ना इक्वेशन जो उसको सेटिस्फाई कर रही है वो क्या है, h = 5000 - e raised to power 0.2 into t। इसमें h जो है वो हाइट है और t जो इसमें क्या है टाइम है। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है कि आप ये दो इसके क्वेश्चन हैं कि इन दो चीज़ों का आपने आंसर्स करने हैं अकॉर्डिंगली। पहले पार्ट में कहता है कि इस चीज़ का आंसर करें कि फ्रॉम व्हाट हाइट वाज द प्रोजेक्टाइल लॉन्च, कि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो हमने कितनी हाइट से लॉन्च किया, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट में कहता है द प्रोजेक्टाइल इज़ एम्ड एट अ टारगेट एट ग्राउंड लेवल, कि उस प्रोजेक्टाइल का एम ये है, मकसद ये है कि उसने ज़मीन को जो है वो क्या करना है, टच करना है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड को टारगेट करना है। तो नेक्स्ट देखें इसमें कहता है हाउ लॉन्ग
डज इट टेक टू रीच द टारगेट, कि अगर हम उसको यहाँ से इसको लॉन्च करें तो ये ज़मीन पे आता है कितना टाइम लेगा, टाइम कितना लेगा, ठीक है, मीन्स टाइम कितना होगा, टी फाइंड आउट करना है इसमें। पहले में हाइट आपने फाइंड आउट करनी है कि हाइट कितनी होगी, सेकंड पार्ट में आपने टी फाइंड करना है कि टी कितना यूज़ होगा, ठीक है। चलिए इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि आपके पास हाइट के जो फंक्शन दिए हुए हैं वो 5000 माइनस ई रेस्ट पावर 0.2 इंटू टी है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब जो इसमें पहला पार्ट था उस चीज़ का आंसर करने के लिए कि फ्रॉम व्हाट हाइट वाज द प्रोजेक्टाइल लॉन्च्ड, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे। हमने देखें लिखा कि टू फाइंड द इनिशियल हाइट फ्रॉम विच द पार्टिकल फ्रॉम विच द प्रोजेक्टाइल वाज लॉन्च्ड, ठीक है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए कि प्रोजेक्टाइल जो है वो कितनी हाइट से लॉन्च किया जाए, वो हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या काम करना है, टी को इक्वल टू 0 लेना है। इनिशियल हाइट उसकी कितनी है जब उसको लॉन्च किया जा रहा है, तो बिल्कुल उसमें टाइम टी 0 है ना, टाइम जब हम 0 लेंगे तो हमें उसकी हाइट मिल जाएगी। अगर हम टी 0 पुट करते हैं इस फार्मूले के अंदर, इस फार्मूले में टी की जगह टी की वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते हैं हमें हाइट कितनी मिल जाएगी। ये 5000 माइनस ई रेज़ टू पावर 0.2 इंटू 0 जब 0.2 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको बना देगा 0 ई पावर 0। किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर की पावर 0 लेते हैं तो वो किसी को होता है 1 को होता है। तो अब देखें 5000 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा बाकी, ये आपके पास आ जाएगा 4999, इतने मीटर उस प्रोजेक्टाइल की हाइट है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली उस प्रोजेक्टाइल को हम कितनी हाइट से जो है लॉन्च कर रहे हैं, 4999 मीटर से उसको हम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखें, ये आपने एक पार्ट कहाँ से कर लिया पहले वाले पार्ट का। नेक्स्ट आप सेकंड पार्ट में कहते हैं कि जब वो टारगेट वो जो प्रोजेक्टाइल है वो जब ग्राउंड लेवल को टच करेगा तो कितना टाइम में मतलब वो ग्राउंड लेवल को टच करेगा, टाइम कितना होगा। हम देखते हैं ग्राउंड लेवल पे वो प्रोजेक्टाइल कब टच करेगा, कि जब जो है वो उसकी हाइट 0 हो जाएगी ना, प्रोजेक्टाइल की हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब देखें अगर हम एच की जगह वैल्यू 0 पुट करें इस फार्मूले के अंदर, तो देखें ये देखते हैं कि इसमें हम टी कैलकुलेट करते हैं टाइम कितना यूज़ होगा इसमें। देखें एच की जगह हमने 0 पुट किया, ये 5000 एज इट इज माइनस ई रेज़ टू पावर 0.2 इंटू टी एज इट इज, ठीक है। अब देखें आपने ये काम करना है कि जैसे टी की वैल्यू फाइंड आउट करें, क्योंकि सेकंड पार्ट में आपने टाइम फाइंड आउट करना था ना, कि कितने टाइम गुजर जाने के बाद वो प्रोजेक्टाइल जो है वो क्या करेगा, ग्राउंड को टच करेगा, ठीक है। तो देखें इस जी नेगेटिव वैल्यू है इसको अगर हम इक्वल राइट साइड शिफ्ट कर लें तो इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगी और राइट साइड पर आपके पास रह गया 5000। अब ये आपके पास एक कौन सी इक्वेशन है, एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को अगर हम लोगरिथमिक टेक्निक से सॉल्व करें, देखें अगर हम इसमें नेचुरल लॉग ले रहे हैं, नेचुरल लॉग क्यों ले रहे हैं, सिंपल लॉग क्यों नहीं लिया, कॉमन लॉग क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखिए इसमें ई एक्सपोनेंशियल बेस है, बेस तो इसकी एक्सपोनेंशियल नंबर है ई, तो लिहाजा ई आपके पास जब भी एक्सपोनेंशियल बेस होगी, एक्सपोनेंशियल नंबर बेस होगी, तो उसमें हम क्या काम करते हैं, नेचुरल लॉग हम अप्लाई करते हैं। हम इससे यहाँ पर क्या किया, नेचुरल लॉग हमने यहाँ पर अप्लाई किया इसके बोथ साइड पर। जब लेफ्ट साइड पर अप्लाई किया तो लॉगरिथम को क्या काम होता है कि वो पावर को क्या कहता है, नंबर के शुरू में शिफ्ट कर लेता है। तो देखें 0.2 इंटू टी पावर आ रही थी, तो जब आपने इस नंबर पे लॉग अप्लाई किया तो इसको इस नंबर को पावर को इसने शुरू में शिफ्ट कर लिया, तो शुरू में आगे 0.2 इंटू टी बन गया और आगे ई का नेचुरल लॉग आगे आ गया। नेक्स्ट देखें ई को राइट साइड पे नेचुरल लॉग आप अप्लाई कर लेंगे 5000 का। अब 5000 का नेचुरल लॉग क्या होता है, ये आपने कैलकुलेटर से देखा तो ये बनता है आपके पास, देखें नेचुरल लॉग आ गई है और ये 5000, तो ये बनता है आपके पास 8.511719 बनता है ना। तो मैंने इसके 4 डिजिट लिखने के लिए 9 को राउंड ऑफ करके 2 बना लिया, तो ये आपके पास आ गया 8.5172। ये आपके पास नेचुरल लॉग 5000 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर नेचुरल लॉग ई जो होगा वो आपके पास आ जाएगा ना 1 की इक्वल, क्योंकि नेचुरल लॉग ई किसी होता है 1 इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा ये 0.2 1 से मल्टीप्लाई होकर 0.2 ही आ जाएगा। जब हम इसको इसमें से टी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 0.2 को आप इनको राइट से भी शिफ्ट कर सकते हैं। जब इनको राइट से भी जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो ये 8.5172 पे डिवाइड होगा तो 0.2 डिवाइड हो गया जैसे, ठीक है। अच्छा अब देखें तो ये टी की वैल्यू आ जाएगी, देखो इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे तो ये 42.58 बन जाएगा। तो इतने सेकेंड लगेंगे उस प्रोजेक्टाइल को क्या करने में, ज़मीन तक पहुंचने में, ज़मीन को टच करने में, ग्राउंड लेवल को टच करने में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि देयरफॉर
it will take approximately 42.58 seconds for the projectile to reach the target at ground level। इस टारगेट को जिसको टारगेट को हिट करने के लिए ना ग्राउंड लेवल पहुंचते हुए इसको कितना टाइम लगेगा 42.58 सेकेंड्स लगेंगे इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, जिसके दो पार्ट्स, आपने इन दो पार्ट्स का आंसर करना था। सो हमने इसका आंसर कंप्लीट कर लिया है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें कहते हैं स्काई डाइवर्स यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन अल्टीमीटर to track their altitude as they fall. The altimeter determines altitude by measuring air pressure. The altitude h in meters above sea level is related to the air pressure p in pascals by the function shown in the diagram। ठीक है, ये आपको बताया गया है इस तरह से डायग्राम में शो करके दिए गए। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द अल्टीट्यूड above sea level when the air pressure is 57,000 pascals। और इसके लिए अल्टीट्यूड या हाइट के लिए जो फार्मूला दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि -8005 नेचुरल लॉग ऑफ p ओवर 1,01,300। तो इस ये का हुआ फार्मूला दिया हुआ है जो जो है जिसमें के मतलब अल्टीमीटर जो होता है ना वो इस फार्मूला के तहत काम कर रहा होता है। तो जो डिपेंड करता है पास्कल एयर प्रेशर के ऊपर कि उसका एयर प्रेशर कितना है। एयर प्रेशर अगर हमें फाइंड हो जाए तो हम वो रिपोर्ट करके तो बता सकते हैं कि हमारे हम जो वो कितनी हाइट पर कितने अल्टीट्यूड पे लाई कर रहे हैं, अभी मतलब डाउनफॉल जा रहे हैं उस तरह से। तो अभी देखें इसमें ये हमें हाइट फाइंड आउट करनी है कि अल्टीट्यूड कितना है हमारा अबाउ सी लेवल कि जब एयर प्रेशर जो है वो 57,000 पास्कल्स हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन। सबसे पहले ये बात कि आप इधर लिख लें कि एयर प्रेशर जो दिए हुए हैं वो कितना है। एयर प्रेशर जो वो 57,000 पास्कल्स दिए हुए है ना। तो ये आपके पास एक्चुअली पी की वैल्यू है। यहाँ पर इस फार्मूले के अंदर पी किसको प्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला दिया हुआ आपके पास H इक्वल्स टू -8005 नेचुरल लॉग ऑफ P ओवर 101300। ये आपके पास फार्मूला है इसका। तो अब आप सिंपली ये काम करें हाइट फाइंड आउट करने के लिए कि 57,000 जो एयर प्रेशर है वो पी की जगह वैल्यू पुट करें और इसमें एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें कि वो कितनी बनती है। तो हम सिंपली यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करते हैं 57,000 आप पुट करेंगे पी की जगह, ये आ जाएगा माइनस, ये तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा ना, पी की जगह आ जाएगा आपके पास 57,000 बाय ये नंबर एज इट इज। अच्छा अब देखें ये आप इसको डिवाइड करवाएं कितना बनता है 57,000 डिवाइडेड बाय ये दिया आपको 101300। तो ये बनता है 0.56268। ठीक है, तो इसको आप लिख लें -8005 नेचुरल लॉग ऑफ ये आ जाएगा आपके पास 0.562685। ठीक है, अब अगर हम इसी नंबर का लॉग नेचुरल लॉग अप्लाई करें तो मैं इधर नेचुरल लॉग लिख करके आंसर लिखता हूँ। तो ये आ जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग इसका आगे -0.575035 बनता है। तो ये नेचुरल लॉग आपके पास क्या आ गया, इसकी वजह मैंने अभी कैलकुलेट कर ली, कैलकुलेटर की मदद से ये बाहर नंबर एवरेज रहेगा। उसके बाद ये -0.57503 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब इस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करवा दें, इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करवा दें माइनस के 8005 के साथ। हाँ, तो ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4603.15। तो ये आपके पास एच आ गया। तो ये आपने ये काम करना है कि देखें ये आपके पास एच की वैल्यू आ गई ना। इट मीन्स कि अल्टीट्यूड इतने अल्टीट्यूड पे हम जो है वो लाई कर रहे हैं। अगर इतना एयर प्रेशर है, ठीक है, जो आपने मेजर किया
तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि सो द अल्टीट्यूड above sea level when the air pressure is 57,000 pascals is approximately कितना बनेगा जी। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट करें तो ये तकरीबन आ सकता है, इस तरह कह सकते हैं कि 4603 करना है उसको, ठीक है, कि ये इसकी अच्छी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4603 कि इतनी हाइट आपके पास या इतना अल्टीट्यूड पे आप लाई कर रहे हैं कि जब आपके पास उधर इतना एयर प्रेशर मौजूद है, ठीक है। तो ये अल्टीमीटर आपको इतनी हाइट बताएगा या इतना अल्टीट्यूड बताएगा कि जिस वक्त वो ये फाइंड करेगा कि एयर प्रेशर जो है वो करंटली कितना है। 57, अगर 57,000 प्रेशर है, इतना पास का प्रेशर है, तो वो ये आपको देगा कि आपकी जो आप मतलब जिस हाइट पे लाई कर रहे हैं अभी वो 4603 वाली हाइट पर हैं, ठीक है। इतने इसके यूनिट कौन से दिए हुए मीटर्स, इतने मीटर हाइट पर आप हैं, ठीक है, इतने मीटर की हाइट पर आप लाई कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, ये इसका आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का है। इसमें देखें तो स्टेटमेंट में कहते हैं कि द एनर्जी मैग्नीट्यूड एम ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मॉडल्ड बाय एम इक्वल्स टू दिस फार्मूला, ठीक है, वेयर ई इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक विद एन एनर्जी रिलीज ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अगर एनर्जी इतनी रिलीज़ हो तो उसमें बताएं कि उसका उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि राउंड योर आंसर टू द नियरेस्ट होल नंबर। देखें इस क्वेश्चन में कि ये रहा है कि अगर आपके पास एनर्जी मैग्नीट्यूड को जो है वो इस फॉर्मूले से मॉडल किया जाए, तो जिसमें कि ई जो है वो किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ई प्रेजेंट कर रहे हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है जी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अगर एनर्जी इतनी अर्थक्वेक का जो है ना मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है जब एनर्जी कितनी रिलीज़ हो 7.079 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़्ड पावर 26, और फिर आपने इस आंसर को राउंड ऑफ करके तो उसके नियरेस्ट होल नंबर तक नियरेस्ट होल नंबर पे आपने इसको लिख लेना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, सबसे पहले आप ये फार्मूला लिख लें। जब आप इस फार्मूले को लिख लेंगे तो ये आपके पास फार्मूला दिया हुआ है। उसके बाद एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है जिसके लिए आपने उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो वो कितना है 7.079 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर, ये दिया हुआ आपके पास 26, 10 रेज़ पावर 26 है। अगर इतनी एनर्जी हो तो आप बताएं कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। चलिए ये कैलकुलेट करने के लिए हम इस एनर्जी वैल्यू को ई की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है, इस फार्मूले में, तो हमें पता चल जाएगा। अब देखें मैग्नीट्यूड आपको आप कैलकुलेट करने के लिए इस फार्मूले को देखें, तो इस फार्मूले में ई की जगह ई की वैल्यू आप ये वाली पुट कर सकते हैं। ई की वैल्यू कितनी है 7.079 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 26 और -99 ये इस ब्रैकेट से बाहर है, ठीक हो गया। अब आप पहले इसका लॉग कैलकुलेट करें, ये 2/3 बाहर आ रहे हैं। तो देखें लॉग अगर आप इन दो नंबर्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं। तो इन दोनों नंबर्स का आप लॉग अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस साइन, ये 7.079 के लॉग अलग हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन की जगह प्लस साइन, और आगे फर्दर लॉग जो है वो 10 रेज़ पावर 26 का अलग होगा, लेकिन 26 की पावर है तो 26 क्या होगा शुरू में आ गया मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के, तो 26 लॉग 10 बन जाएगा -99। ये जो आपके पास लॉग दिया हुआ ये लॉग 10 बेस वाला है, तो इसकी बेस 10 है, लॉग 10 के लिए जाए तो ये लॉग 10 जो होगा वो 1 पूरा आ जाएगा। अच्छा उसके बाद देखिए 2/3 इंटू लॉग 7.079 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये आपने अभी लॉग फाइंड करना है LOG वाला, तो ये रहा हमारा लॉग LOG वाला लॉग, तो ये 7.079, तो देखते हैं ये क्या आता है आंसर हमारे पास 0.84997 आता है जी, 0.84997 आ रहा है।
उसके बाद प्लस 26 log 10 कितना बनेगा, वैसे log 10 तो होता ही 1 है, लेकिन अगर आप यहाँ से कैलकुलेटर से भी कंफर्म करना चाहें तो भी आप कंफर्म कर सकते हैं, log 10 आ जाएगा 1 की इक्वल, ठीक है। तो ये 126 से मल्टीप्लाई होकर 26 ही आ जाएगा। अब इस 26 को आप इस नंबर में ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या मिल जाएगा हमें, यह आ जाएगा 26.849997 माइनस 99। अब ये नंबर 2/3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको हम 2/3 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। देखें ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 2/3 इंटू 26.849997, ठीक हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इसको माइनस कर लेते हैं 99 में से, तो ये बन जाता है माइनस का 81.1, ठीक है। तो ये माइनस 81.1 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। लेकिन चूँकि अच्छा आपने मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा था कि आपने इस चीज़ को क्या करना है, राउंड करना है टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो अगर हम इसको राउंड कर लें इसके नियरेस्ट होल नंबर पे, तो नियरेस्ट होल नंबर कौन सा है इसका, 81 होगा ना, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि चलें इसको आप लिख लीजिए कि m इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेशन लगा लेंगे ना, अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, आप राउंड ऑफ जो कर रहे हैं, तो ये माइनस का 81 आ जाएगा इसमें, ठीक। तो ये आपने वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना था कि जब आपके पास एनर्जी जो है इतनी रिलीज़ हो रही हो तो अर्थ को का मैग्नीट्यूड इतना बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया जी। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो 2.4 एक्सरसाइज यहाँ पर आकर के फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज रहती है, रिव्यू एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं इंशाल्लाह। तो चलें तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।